अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी है और एक रुकनी ब्रॉडशीट कमीशन सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा, जिसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया जाएगा। काबीना इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए शिबली फराज ने कहा कि 45 दिन के अंदर ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात सामने आ जाएंगी। ब्रॉडशीट मामला सामने आने से हमारी पार्टी का मौक़िफ़ सच साबित हुआ है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ब्रॉडशीट मामले की पूरी तहकीकात कराएं। एक तरफ अपोजिशन के तमाम तर एतराज़ात के बावजूद हुकूमत ने ब्रॉडशीट की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से ही करवाने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि एहतसाब का इदारा समझा जाने वाला आज खुद काबिल एहतसाब है। आज नैब से कोई पूछने वाला नहीं है। नैब मुल्क में सियासत को नाकाम और बदनाम करने का तरीका है। ब्रॉडशीट मामले में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम भी आता है, उनका भी रिमांड लिया जाए। शाहिद खान अब्बासी ने यह भी कहा कि नैब 20 साल से ब्रॉडशीट का मामला चला रही है। ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है, ऐसे कई केस नैब की नाइंसाफियों की दास्तान है। ब्रॉडशीट दस्तावेजात का बहुत छोटा हिस्सा आवाम के सामने आया है। हिम्मत है तो तफसीलात लाएं, बड़े बड़े नाम मंजर आम पर आएंगे। सियासतदानों से जिस मेयार के सवालात किए जाते हैं उसी तरह के सवाल किए जाएं तो नैब के 3 चेयरमैन जेल में होंगे। एक तरफ अपोजिशन जमातें नैब को हरफ तनकीद बना रही हैं, तो दूसरी तरफ चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि नैब के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा तवातुर से जारी है। बस अब तक ये नहीं कहा गया कि कोरोना भी नैब ने फैलाया है, बाकी हर इल्ज़ाम नैब पर आया जिसे खंदा पेशानी से कबूल किया। लेकिन हमारा जो काम है वो हम इत्मीनान से कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई धौंस धमकी और ब्लैकमेलिंग रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। चेयरमैन नैब ये समझते हैं कि नैब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करता है, जो दुरुस्त नहीं है। नैब का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और लोग कहते हैं कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन मैं कहता हूँ करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। एक तरफ ब्रॉडशीट के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया है। PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब के मुताबिक हाफिज़ हुसैन अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान के लिबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ़ किया है। मौलाना खान मोहम्मद शिरानी को बुला लिया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को बताना होगा कि उनको फंडिंग कहाँ से हुई। मौलाना रसीदें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। हमने तमाम सबूत जमा कर दिए हैं। एक तरफ हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाद मौलाना फजलुर रहमान को पार्टी फंडिंग केस में घसीट रही है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जो ऑप्शन है, ये मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। मौलाना ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद मिले। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद एक है। ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बताते हैं कि बज़ाहिर PDM की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, मगर PDM के तमाम फ़ैसले बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के इन्हीं फ़ैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम को असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बजाय इंतखाबी मैदान में उतरना पड़ रहा है। हुकूमती वज़रा भी यही समझते हैं कि बिलावल अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि PDM के फैसले कर कौन रहा है। सवाल ये भी अहम है कि क्या ब्रॉडशीट कमीशन शफाफ तहकीकात कर सकता है। सवाल ये भी अहम है कि तहकीकात के दायरे कार में सियासतदान आएंगे या नैब को भी इस पर जवाब देना पड़ेगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। फवाद साहब, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी काबीना में बहुत कम वज़ीर ऐसे हैं जो बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं, लेकिन फवाद चौधरी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि फवाद चौधरी में इतनी जुर्रत है कि वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। अब आज जो बाकायदा एक फ़ैसला हुआ है कि ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही होंगे, बावजूद इसके कि अपोजिशन ने इस पर एतराज़ किया, इसकी न्यूट्रलिटी पर, इसकी गैर जानिबदारी पर उन्होंने सवालात उठाए। अगर मैं आपसे राय पूछूं
कि ऑपोजिशन का क्या ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है कि अजमत सईद वो शख्स है, जब मुआहदा हुआ 2000 में उस वक्त पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो, फिर सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का हिस्सा थे जिनको नवाज शरीफ ने नाअहल करार दिया था। तो बात यह है कि इमरान खान ने हमेशा न्यूट्रल एम्पायर की बात की है, साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की बात की है। तो आपको नहीं लगता कि इस एतराज़ को दूर होना चाहिए था? वो कहते हैं इस कमीशन की जो भी फाइंडिंग होंगी हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये बंदा न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, पहली तो ज़रा हमें रिकॉर्ड में इस्लाह करनी चाहिए। जब 2000 में ये ब्रॉडशीट का जारी हो रहा था ये सिलसिला, अजमत सईद साहब जो थे वो प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं थे, बल्कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल कभी भी नहीं रहे आपके, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जिनका केसेस आए, लेकिन वो बहुत बाद में हुए, उसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरा जो आपने कहा कि वो उस JIT का, वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने JIT फॉर्म की, इस फार्मूले के ऊपर तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब हों, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के एजाजुल एहसन साहब हों, और कई दर्जन हाई कोर्ट के जज सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बकौल इस क्राइटेरिया के ऊपर जो अपोजिशन सेट करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ज़्यादातर एतराज़ात हैं अपोजिशन के वो बड़े गैर संजीदा हैं, और स्पेशली हम समझते हैं कि एक ऐसी अपोजिशन जो सेनेट के इंतखाबात को भी शफाफ बनाने के लिए बातचीत करने को तैयार ना हो, एक ऐसी अपोजिशन जिसके साथ जब राब्ता किया जाए कि पार्लियामेंट चलाने के लिए बैठते हैं तो वो कहें कि वो मिन्नतें कर रहे हैं। तो इतनी गैर अपोजिशन से आप क्या तवक्को करेंगे कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी इस्लाहकार में? चलिए ऑपोजिशन के एतराज़ात को एक मिनट के लिए साइड पर रख दें। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जब इन्वेस्टिगेशन ही इस चीज़ पर होनी है कि मुआहदा हुआ कैसे, मुआहदा फिर ख़त्म क्यों हुआ, क्या इसकी वजूहात थी, तो ऐसी शख्सियत जो उस वक्त नैब का हिस्सा थी उससे तो खुद पूछा जाना चाहिए, उसको तो खुद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए। तो अगर उसी शख्सियत को सरबराह लगा देंगे कमीशन का, तो डू यू थिंक कि आप साफ शफाफ और प्योर और गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी? मेरा ख्याल है आपने पिछले मेरे सवाल का जवाब सही तरह नहीं सुना। मैंने आपको यही अर्ज किया है कि जो ब्रॉडशीट का मामला जब नैब तय कर रहा था, अजमत सईद साहब का नैब से कोई ताल्लुक नहीं था, और दूसरी बात यह है कि अजमत सईद साहब का नैब से किसी तौर के ऊपर भी प्रोसिक्यूटर जनरल का या इस मुआहदे से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, और मुझे नहीं पता आपको किसने ये बात कह दी है। दूसरी बात यह है कि जो जस्टिस अजमत सईद हैं वो एक बहुत ही इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, उनकी जो तारीफ़ है वो उनके मुखालिफ भी करेंगे, और बहैसियत जज और इससे पहले एक कॉर्पोरेट लॉयर के तौर के ऊपर उनका जो इज़्ज़त और एहतराम है वो बड़े कम और लॉयर्स के पास है। सो जो आपकी मालूमात है जिसके ऊपर आप ये थीसिस बना रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। फवाद साहब, आप तो बिल्कुल एक नई बात बता रहे हैं। ऑपोजिशन भी पिछले 4-5 दिन से यही जो है ना वो मुद्दा बयान कर रही है कि उस वक्त जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद थे वो नैब का हिस्सा थे, प्रोसिक्यूटर जनरल थे। आप तो बिल्कुल एक नई बात बता रहे हैं। सहाफ़ी रोज़ शिबली फराज साहब से ये सवाल पूछते हैं, कोई तरदीद नहीं कर रहा, आप इसकी तरदीद कर रहे हैं। मीडिया पर यही चल रहा है, कहीं से इसकी तरदीद नहीं आई है। मैं जो तरदीद कर रहा हूँ आपके सामने, और अच्छा, जिन टेलीविजन प्रोग्राम पे चल रहा है उनको भी चाहिए अपनी तहकीक करें। अच्छा, तो ऑपोजिशन तो ये भी कह रही है कि इसमें बड़े बड़े जर्नैलों के भी नाम आते हैं, उस वक्त के जनरल मुशर्रफ को भी फिर इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। बात ये है कि मुशर्रफ साहब को तो खैर अपोजिशन को ज़ाहिर फोबिया है जिन चंद लोगों के ऊपर, स्पेशली PMLN को, उनमें मुशर्रफ साहब भी शामिल हैं। हर इन्वेस्टिगेशन में उनको तो क्या शामिल करना है। देखिए बड़ी सिंपल बात है, ये 2000 में ये मुआहदा जो है ब्रॉडशीट का नाब के साथ हो रहा था। हाँ। उस वक्त जनरल अमजद थे चेयरमैन नाब के। हाँ। उसी दौरान मुशर्रफ साहब की हुकूमत के दरमियान नवाज शरीफ साहब का और मुशर्रफ साहब का मुआहदा हो गया। हाँ। जिसमें कुछ हमारे दोस्त ममालिक के लोग भी शामिल थे, और सारी फैमिली जो है वो अपने केसेस को यहीं पर छोड़ के जहाज में बैठी और सऊदी अरेबिया रवाना होगी। उसके बाद नैब का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त की गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उस मामले से, लिहाजा वो लिंगर ऑन होता रहा। 2007 में 7-8 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इन्होंने 8-9 में इन्होंने एक पेमेंट की एक फ्रॉड कंपनी को। अब देखना यह है कि उस फ्रॉड कंपनी को पेमेंट कैसे हो गई और उस वक्त की हुकूमत के कौन से लोग मुलव्वस थे। फिर 2011 में ये केस जो है वो शुरू हुआ, जो 2016 में कंक्लूड हुआ जब PMLN की हुकूमत थी। उसके खिलाफ अपील 2018 में डिसमिस हुई, इस वक्त PMLN की हुकूमत थी। क्वांटम
यानी कितने पैसे पे करने हैं, वो तय हुआ PMLN की हुकूमत से। सारा केस जो कंक्लूड हुआ शुरू से लेके अब तक, शुरू पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ या मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, उसकी लिटिगेशन पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुई और जो कंक्लूजन है वो PMLN के दौर में हुई। तो ये सारी कड़ी जो है इसको पता करना जरूरी है। तो में ये चीज़ शामिल है कि जो शहजाद अकबर साहब के साथ जो वफ्द गया, जो $1 अरब की इन्वेस्टिगेशन भी करवानी थी, लेकिन उस वफ्द के कौन से लोग थे जो डील की बातें करने लगे, अपने कमीशन की बातें करने लगे, रिश्वत देने की बातें करने लगे? क्या TORs में ये भी शामिल है कि उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंक्वायरी कमीशन है, तफ्तीश एक अलग मामला है, इंक्वायरी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है टेक्निक। इसकी जो TORs है वो है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द कंक्लूजन, यानी शुरू होने से लेके कंक्लूजन होने तक जो सारे मामलात हैं वो एक कमीशन इन्वेस्टिगेशन उसकी इंक्वायरी जो है वो करेगा। तो जाहिर है कि उसमें बाकी सारे मामलात जो है वो भी शामिल हो जाएंगे और उसकी भी मामला जो है वो देखेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मरियम बीबी किस बात पर कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन चैम्बर में आके हुकूमत मिन्नतें कर रही है? कौन लोग थे जो अपोजिशन चैम्बर में गए और अपोजिशन की क्यों मिन्नतें करेगी हुकूमत? लेकिन ये बात यह है कि आपके प्रोग्राम में भी और हर जगह मेरा तो मौका बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि हमें तो बातचीत शुरू करनी चाहिए। हाँ, और यही जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, वो यही करती हैं एक अपोजिशन में। और ये हम वाइकिंग्स के दौर में या पुराने बादशाहों वाले दौर तो नहीं है ना कि एक दूसरे की गर्दनें काटनी है। तो आप फिर हैं कि अपने इश्यूज के ऊपर एक फ्रेमवर्क आपको रियासत ने दिया हुआ है जिसको हम आइन कहते हैं, उसके तहत बैठते हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। आप उस फ्रेमवर्क के तहत पार्लियामान के अंदर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल है, वो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल करती है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठेगी और वो तय करेगी कि पार्लियामेंट का सेशन कैसे चलाएंगे। लिहाजा हमारी तरफ से जो डोगर साहब हैं, खटक साहब हैं, ये अपोजिशन से राब्ता करते हैं और कहते हैं कि आइए बैठिए, इस बार क्या देखना है, पार्लियामान कैसे चलानी है। अगर इसको आप मिलते कहेंगे, मरियम नवाज चूंकि खुद कभी काउंसलर भी नहीं रही हैं तो शायद उन्हें फिर प्रोसीजर्स का, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस का पता नहीं है। अदरवाइज इसको मिलते नहीं कहते, इसको राब्ता करना कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको भी याद होगा पिछले 3-4 दिन से खबर चल रही थी, 92 न्यूज़ ने ब्रेक की थी, रात मैंने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, इस्लामाबाद के F9 पार्क को जो प्लेज करवाने का मसला था, इसके एवज कर्ज लेने का जो मामला था, आज समरी मंजूर नहीं हुई कैबिनेट के सेशन में। क्या वाकई बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद क्लब को प्लेज करने की बातें हो रही है, उसके एवज जो है वो कर्ज लेने की बातें हो रही है, और इस पर एतराज़ात क्या थे? और वाकई प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि ये मामला कैसे आया, तजवीज़ किसने दी, कौन समरी लेकर आया? नहीं, ये मतलब देखिए, पहली बात तो ये है कि आप और मैं सुकूक बॉन्ड्स के ऊपर बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। होता ही है बेसिकली, जो मैंने समझ आई है जो मुझे, वो ये है कि आप जो, चूंकि अगर हम कोई लोन लें जिसके पीछे कोई प्रॉपर्टी या इस तरह की कोई ज़रे ज़मानत ना हो, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा उसको कंप्लाइंट करने के लिए सुकूक बॉन्ड का तरीकाकार अपनाया जाता है और एक अलामती तौर के ऊपर पीछे ज़रे ज़मानत रखा जाता है। तो ये जो ना F9 पार्क हो या इस्लामाबाद क्लब हो, ये एक अलामती तौर के ऊपर, ज़रे ज़मानत के तौर के ऊपर जाहिर होता है कि वो उसके पीछे जो है वो एक अलामती तौर के ऊपर वो मौजूद है, वो प्रॉपर्टी और उसकी जो है वो, ताकि एक शरिया कंप्लायंस हो सके। और वो ही उसी के लिए जो है वो उन्होंने जो है वो किया था। अगर अलामती तौर पर ही करना है तो फिर F9 पार्क क्यों नहीं, फिर इस्लामाबाद क्लब की बात क्यों की गई? यही PM साहब का ये ख्याल था कि चूंकि मीडिया के ऊपर परसेप्शन जो है वो ये बन गई है कि ये कोई F9 पार्क जो है को गिरवी रख रहे हैं या दे रहे हैं, तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है कि वो केटर करे लोगों को। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रख के फैसले करे। तो ये पॉपुलर मूव नहीं है, लिहाजा इसको चेंज कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा आपका। एक तनकीद तो शाजिया साहिबा पहले हो रही थी जब से पीडीएम बनी है कि पीडीएम की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, अपोजिशन में इत्तेहाद नहीं। अब तो बल्कि हुकूमत अपोजिशन को चैलेंज कर रही है कि आप लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर लें, इस्तीफ़े भी दे दें, एहतजाज भी कर लें, तहरीक अदम एतमाद भी ले आएँ। लेकिन अब जो बिलावल भुट्टो ने एक नई बात की है तहरीक अदम एतमाद की, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये रियलाइजेशन वाकई हो गई है कि जितने बड़े मर्जी जलसे कर लें, रैलियां निकाल लें, इस हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है? या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कन्फेडरेशन की सियासत करना नहीं चाह रही, किसी आगे बहुत हद तक जाना नहीं चाह रही? ज़ाहिर है फिर ऐसे तो हुकूमत को टफ टाइम नहीं मिलेगा, पीडीएम का मकसद पूरा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शाजिया। एक तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पीपल्स पार्टी ने कोई अनोखी बात की है, कोई नई बात की है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद की या तहरीक अदम एतमाद की बात की है, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी और उसके नतीजे में जो रेजोल्यूशन आई और एक एक्शन प्लान आया, उस एक्शन प्लान का ये हिस्सा है और एक ऑप्शन है उसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अलबत्ता इस ऑप्शन का जिक्र जरूर किया है, और क्योंकि हम एक जमहूरी जमात हैं, हम जमहूरियत में भी यकीन रखते हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने में और पार्लियामेंट्री जो टूल्स हमें अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करने में यकीन रखते हैं। लेकिन नून लीग में इस लिहाज से कंफ्यूजन है शाजिया साहिबा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई वो नंबर्स पूरे होने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सकी, तो इस लिहाज से तो उनकी रिजर्वेशंस दुरुस्त हैं। इस तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए कैसे फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे एतमाद है कि तहरीक अदम एतमाद को लाया जाए? और वैसे भी अगर ये तजवीज़ देनी है, नून लीग कह रही है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म में देना, आप लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपनी एक तकरीर में इसका जिक्र किया, और क्योंकि पीडीएम के एक्शन प्लान में भी ये लिखा है कि पीडीएम तमाम जमहूरी, सियासी और कानूनी जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करेगी बशमूल अदम एतमाद की जो तहरीकें होती हैं। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया, और नून लीग का बिल्कुल ये कंसर्न मैं इससे इनकार नहीं करती, क्योंकि इस तरह के बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इस तरह के हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम इसको पीडीएम में डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ इसको बल्कि और दीगर ऑप्शंस को भी पीडीएम के फोरम पे डिस्कस किया जाएगा। कोई ऐलान नहीं है, हम ऐलान पीडीएम के फोरम से ही करेंगे, जो भी तमाम जमातों का कंसेंसस होगा उस पर। और जहां तक सवाल पैदा होता है प्रोटेस्ट का, प्रोटेस्ट हो, लॉन्ग मार्च हो, हर चीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के फोरम पर मौजूद है। आप जानती हैं कि पूरा स्केड्यूल है पीडीएम का, जिसमें कि प्लेटफॉर्म से फैसला होता है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना है, वहां बड़े जलसे करने हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं होगा, पीपल्स पार्टी फिर उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी। शाजी, पीपल्स पार्टी को कभी भी किसी प्रोटेस्ट से, किसी एहतजाज से कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता ये हुकूमत जो है, यकीनन इसकी ख्वाहिश हो सकती है कि पीडीएम की जमातों में कोई इख्तलाफ पैदा हो या उनकी कोई राय एक दूसरे से टकराए, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एहतजाज के हक में हैं, लॉन्ग मार्च के हक में हैं, और साथ ही साथ जो पार्लिमानी ऑप्शंस हैं, जो जमहूरी आईनी कानूनी ऑप्शंस हैं, उनको इस्तेमाल करने के भी वो हक है। अच्छा, मरियम बीबी ने जो कल बात की कि ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रही है हुकूमत ऑपोजिशन चैम्बर में जाकर, अगर मैं बता दूं तो शर्म आ जाएगी सब कुछ, अगर मैं बातें खोल के रख दूं। आप बता सकती हैं कि कौन लोग हैं जो आकर ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने एक बयान दिया है, मेरा ख्याल है उस पर मजीद तो उनकी जमात से ही वजाहत हो सकती है, लेकिन नहीं तो पीपल्स पार्टी के में ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑपोजिशन की जो है ना वो मिन्नतें कर रही है हुकूमत? क्योंकि आपने मरियम साहिबा की स्टेटमेंट का हवाला दिया, तो मैंने कहा कि इसकी वजाहत तो आप उनकी जमात देगी, लेकिन जहां तक हुकूमत रुजू कर रही है ऑपोजिशन की जमातों को, तो वो तो इस वक्त भी उन्होंने रुजू किया जब असेंबली का सेशन हो रहा था। वो अपोजिशन के चैम्बर में आए और उन्होंने ये बातें की सेशन के हवाले से, और हमने उनको ये याद दिलाया
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने मिलकर एक खत उनको दिया कि जी इस असेंबली को जो रूल्स हैं, जो आइन है, उसके मुताबिक चलाया जाए। जो अवामी इश्यूज हैं, जो एडजर्नमेंट मोशंस है, जो हमारे प्रिविलेज मोशंस है, पर हमें बात करने दी जाए और असेंबली के माहौल को बेहतर रखा जाए ताकि पार्लियामेंट फंक्शन कर सके, क्योंकि इस वक्त की जो हुकूमत है उसने पार्लियामेंट को बिल्कुल ही गैर फाल। ये तो सेशन पे बात हुई ना आपकी हुकूमत के साथ, मिन्नतें तो नहीं कर रही ना हुकूमत आप लोगों की ऑपोजिशन की? आपको क्या लगता है कि हुकूमत जिस तरीके से घबराई हुई है और सुबह शाम सिर्फ वो पीडीएम का और ऑपोजिशन की जमातों का जिक्र करती है, तो उनकी यही हालत है। तो कहते हैं हमें किसी इनकी तहरीक से फर्क नहीं पड़ता, तहरीक अदम एतमाद ले आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब उनको फर्क ही नहीं पड़ा हुकूमत को ऑपोजिशन के किसी भी एहतजाज से, लॉन्ग मार्च की धमकी से या इस्तीफों की बात से, तो फिर वो मिन्नतें क्यों करेगी हुकूमत ऑपोजिशन की? हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता होता शादी, तो सुबह शाम हुकूमत को के जहनों पे, उनके दिमाग पे, उनकी सोच में, उनके ख्वाबों में सिर्फ पीडीएम क्यों होती? इनको जरूर फर्क। वैसे आजकल उनके दिमाग पर ब्रॉडशीट छाया हुआ है, पीडीएम नहीं चाहिए। ब्रॉडशीट का भी मुअम्मा जो है वो यकीनन जब हल होगा और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होंगी तो इस हुकूमत को बहुत सारे सवालात के जवाब देने होंगे, और इस अहम सवाल का जवाब भी इसी हुकूमत को देना होगा कि जो 30 मिलियन वफाकी काबीना ने अप्रूव किए, और ये दिसंबर के माह में मेरा ख्याल है अप्रूव हुए हैं, ये क्यों अप्रूव हुए और क्यों पाकिस्तान की हाई कमीशन जो यूके में है उसमें रखे गए? और जब इस वक्त इस मुल्क में मुआशी हालात, लोगों के ज़ाती मुआशी हालात और जो हमारी इंडिकेटर्स हैं तमाम इकोनॉमी के वो इस कदर ख़राब हैं, तो पब्लिक मनी, पब्लिक एक्सचेकर से $30 मिलियन की जो रकम है वो क्यों करके वफाकी काबीना ने भेजी, उसके क्या उसके पीछे तफसीलात हैं? और आप लोग साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो कमीशन का सरबराह जो है वो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही होंगे, ये बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है। तो आप लोग समझते हैं कि फिर आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा इनके जो सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब, आपको मंजूर होगी? हमने तो इस बारे में अपने जो ख्यालात हैं, हमारे जो इस पे रिएक्शन है वो दे चुके हैं, और हमने बरमला ये कहा है कि जस्टिस अजमत सईद इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नहीं बिठाए जा सकते, क्योंकि 2000 में जब नैब ने ब्रॉडशीट के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था तो प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम के साथ साथ डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल यही जस्टिस अजमत सईद साहब थे। कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं ने साइन किया, ये खुद उस वक्त मौजूद थे। ये किस तरह से ब्रॉडशीट की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? साथ ही साथ जो शहजाद अकबर हैं वो मुलाजमत भी करते रहे नैब के अंदर, ये गठजोड़ है इनका, पर ये खुद कैसे बिठाए जा सकते हैं? और जो दीगर तफसीलात है वो तो बड़ी हैरान कुन है कि फारूक आदम जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल थे, ये खुद जो है कंसल्टेंट बन गए ब्रॉडशीट के अंदर। तो मतलब ये हुआ कमीशन की फाइंडिंग को ऑपोजिशन नहीं मानेगी? बिल्कुल, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है, और आपके तवज्जुह से एक बार फिर हुकूमत को हम ये कहेंगे कि इस तरह का कदम ना ले। ये बहुत गलत होगा कि जो शख्स उस एग्रीमेंट के होते हुए मौजूद था वो शख्स इस इंक्वायरी को, इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर सकता। उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल। पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा मेरे साथ ही, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से लड़ाई और मईशत की बहाली के लिए आलमी बिरादरी के सामने 5 निकाती एजेंडा पेश किया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम जनीवा में होने वाली तिजारत और तरक्की से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस के चौथे इजलास से
वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया था। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वबा के खात्मे तक मुश्किलात से दो चार ममालिक के कर्ज़ों की अदायगी को मनसूख करके इजाफी रिलीफ फराम किया जाए और मुतफ़क्का फ्रेमवर्क के तहत पब्लिक सेक्टर के कर्ज़ों को दोबारा से मुरतब किया जाए और फिर कसीरुल जहती तरक्याती बैंकों के ज़रिए रियायती सरमायाकारी को तोसी दी जाए। वज़ीर आज़म ने यह तजवीज़ भी पेश की कि बढ़ते हुए अदायगी के दबाव के तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए $500 अरब भी मुख्तस किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा करप्ट सियासतदानों और मुजरमों की जानिब से चोरी किए गए असासों की वापसी यकीनी बनाई जाए। एक तरफ वज़ीर आज़म कोरोना से मुतासरा मईशत की बहाली के लिए 5 निकाती एजेंडा उन्होंने पेश किया, तो दूसरी तरफ ऑक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से माली तौर पर मुतासिर होने वाले दुनिया के 1000 अमीर तरीन लोग अपने नुकसानात का अजाला सिर्फ 9 माह में कर पाएंगे, जबकि दुनिया के गरीब तरीन लोगों को मुआशी नुकसान पूरा करने में 1 दिहाई लगेगी। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस से हटकर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में होने वाली हालिया महंगाई को आर्जी करार दिया है और कहा है कि शरह सूद 7% पर ही बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर के मुताबिक महंगाई की शरह 7 से 9% है। इस महंगाई में बिजली या बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतों में इजाफा हो तो ये आर्जी है और ग़िज़ाई अशिया की महंगाई भी आर्जी थी। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ख्याल था कि शरह सूद में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ हुकूमत को महंगाई आर्जी नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ बढ़ती तादाद में दरामदात के बावजूद ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग़िज़ाई अशिया की ज़्यादा दरामदात ने रवा माली साल की पहली छमाही में मजमूई दरामदी बिल 52% तक इजाफे से $3 अरब 90 करोड़ तक पहुंचा दिया है। ताहम गंदम, चीनी और पाम आयल की दरामदात में इजाफा भी आवाम को कीमतों में किसी किस्म का रिलीफ नहीं फराम कर सका। एक तरफ आवाम कमर तोड़ महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अगर हम मकामी कर्ज़ों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 महीनों के दौरान मुल्क में मकामी कर्ज़ों की खदमात में 38% इजाफा हुआ है, जबकि करंट अकाउंट मुसलसल 5 महीने सरप्लस रहने के बाद दिसंबर में मनफी हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा अदाद शुमार अब ये जाहिर कर रहे हैं कि नवंबर में करंट अकाउंट 51 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस में था। इस तरह सालाना बुनियादों पर माहाना खसारा 130% से ज़ायद तक बढ़ गया। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ सही समत में आगे बढ़ रही हैं? सवाल ये भी अहम है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ महंगाई को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि क्या महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा होगा। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी पुरएतमाद है कि मईशत जो है वो दुरुस्त समत में चल रही है। इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं बरामदात में गुज़श्ता साल के 2.1 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 7% का इजाफा भी हुआ है। फिर दिसंबर में बरामदात 2.2 अरब डॉलर्स रहीं। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, इनकी बरामदात की बात करें जिसमें 23% इजाफा हुआ है और इसके अलावा रेमिटेंसेस तरसिलाते ज़र में भी इजाफा हुआ है। ये तो है डॉक्टर साहब पॉजिटिव पिक्चर, लेकिन दूसरी तरफ करंट अकाउंट सरप्लस में रहने के बाद अब मनफी हो रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि हमारी दरामदात में इजाफा हुआ है, ख़ास करके ज़रई शोबे की दरामदात जो कि दिसंबर के महीने में गंदम इंपोर्ट की गई, कपास, फिर चीनी की इंपोर्ट, और सिर्फ कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में $500 मिलियन की इंपोर्ट हुई है। क्या यही वजह है कि जो सरप्लस था करंट अकाउंट का वो मनफी में हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अकाउंट का सरप्लस में जाने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये नहीं थी कि हमारे बरामदात में कोई इजाफा काफ़ी हो रहा था। अगर आप स्टेट बैंक के आदाद शुमार देखें तो 6 महीने में हमारे एक्सपोर्ट्स में 5% कमी आई है। अलबत्ता दिसंबर के महीने में कुछ बेहतरी हुई है, मगर पूरे 6 महीने लें तो कमी है। सबसे बड़ी वजह जो है करंट अकाउंट के सरप्लस में जाने की वो ये थी कि हमारे जो बाहर वर्कर्स हैं उन्होंने रेमिटेंसेस में नुमाया इजाफा तकरीबन 25% का किया।
और दूसरी तरफ अब देखिए दिसंबर में हुआ ये कि रेमिटेंसेस के इजाफे में कुछ कमी आई है, 16% के लगभग है इजाफा, अभी भी काफ़ी है, मगर आपके दरामदाद में 32% इजाफा। और इसकी क्या वजह है? उसके 2-3 वजह हैं। एक तो ज़री शोबे की पैदावार में नुमाया तौर पर कमी, ख़ास तौर पे आपके गंदम में, चीनी और कपास में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिसंबर के महीने में तकरीबन $500 मिलियन एक्स्ट्रा हमें इन 3 चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ और चीज़ों में भी इजाफा है। अब ये एक अच्छी खुशखबरी आप अगर समझें कि हमारे गाड़ियों की इंपोर्ट में 3 गुना इजाफा हुआ, मगर एक चीज़ जो परेशान कुन है वो ये है कि तेल की इंपोर्ट में अभी तक कोई ख़ास इजाफा नज़र नहीं आया है। आपको पता है कि तेल की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका है पिछले कुछ हफ्तों में, और आने वाले दिनों में तेल की बरामदाद जो है उसमें दरामदाद में काफ़ी इजाफा होने का ख़तरा है। तो अगर से हमारा डेफिसिट जो आपके दिसंबर के महीने में $650 मिलियन के करीब था, खतरा यह है कि वो कम से कम इसी लेवल पर रहेगा। इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, मराठी पैकेजेस दे रही है, अगर बरामदात बढ़ती हैं, ज़ाहिर ग्रोथ बढ़ती है, तो फिर ये फ़र्क कम हो सकता है। आपका ये सवाल मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि टेक्सटाइल के जो इनपुट्स हैं कपास के अलावा, उनमें उस वक्त काफ़ी तेज़ी से इजाफा होता है जब हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, और ये चीज़ आपको पिछले 6 महीने में भी नज़र आ चुकी है। दूसरी तरफ जो आपका इजाफा होता है वो ऐसी चीज़ों में होता है जो रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स हैं जो ख़ास तौर पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे अहम एग्ज़ाम्पल आपके तेल, यानी कि हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, LDO वगैरह। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ख़तरा मौजूद है, मगर इसकी वजह से हमें अपनी पैदावार में इजाफा को नहीं रोकना चाहिए। कोशिश अलबत्ता ये होनी चाहिए कि जितना भी इजाफा हो उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे बरामदात के इजाफे से हो, तो इससे बैलेंस भी रहेगा। डॉक्टर साहब, ये जो बिजली की कीमतों में 90 पैसे फी यूनिट का पिछले हफ्ते इजाफा हुआ, आप भी जानते हैं कि IMF प्रोग्राम हमारा सस्पेंडेड है। क्या ये IMF का प्रेशर है कि बिजली की कीमतों में हमने इजाफा किया है? दूसरी तरफ आप देखें खाने पीने की जो अशिया हैं उनमें भी कमी नहीं आ रही है, महंगाई वैसे की वैसे बरकरार है, लोगों की आमदनी में उस तरह इजाफा नहीं हो रहा जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो अगर इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ती रही, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ती रहीं, बिजली आप महंगे करते रहे, तो अफराते ज़र तो फिर 10% से ऊपर चला जाएगा सर। इस बात का ख़तरा ज़रूर मौजूद है, और उसके 2-3 वजूहात। एक तो ये है कि बिजली के निर्खों में आपने 15% इस मर्तबा किया है। ख़तरा ये है कि कुछ हफ्तों या महीनों के बाद एक और दफ़ा आपको 15% करना पड़ेगा। ये IMF के शायद ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ तेल की कीमतों में जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया तकरीबन 40% इजाफा हो चुका है, और फिर हमारे जो पेरिशेबल आइटम है अल्लाह के फजल से उनकी कीमतें आजकल कम हैं, मगर वो सीजनल है, और आने वाले महीनों में टमाटर और आलू वगैरह की कीमतों में फिर से इजाफा शुरू हो सकता है। सही ख़तरा यकीनन मौजूद है कि अफरात ज़र फिर से डबल डिजिट यानी कि 10% के ऊपर चले जाएगा, और उससे लोगों की परेशानी में खुदा न खास्ता। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, हुकूमत ये भी दावा करे कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो अखराजात और आमदनी में एक बैलेंस रखना होता है, ये हुकूमत शुरू से दावा कर रही है कि हमने अपने अखराजात को कंट्रोल किया, आमदनी के लिहाज से किया, लेकिन जो पिछली हुकूमतें ये कर्ज जो हमारे लिए छोड़ के गई हैं ना, हमें उस पर सूद अदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो आपको लगता है कि उस हुकूमत की जो फिस्कल मैनेजमेंट की पॉलिसी थी ये दुरुस्त थी, अखराजात कम रखे आमदनी के लिहाज से? 18-19 जो एक लिहाज से पहला साल था हमारी हुकूमत का, उस साल हमारा खसारा जो है वो तकरीबन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा 9% GDP का। सही। उसकी वजह एक वो थी कि आपने
जो सूद के रेट हैं उनको 6% से 13.25% तक लेके चले गए और उसकी वजह से बेपनाह इजाफा हुआ आपके डेट सर्विसिंग में या कर्ज़ों की इंटरेस्ट पेमेंट में। दूसरी तरफ जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि पिछले साल, और ये मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब था कि कोविड-19 की वजह से हुकूमत ने कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च किए जो मुनासिब था। अब एहसास प्रोग्राम है जिस पे हुकूमत ने तकरीबन पहली दफ़ा 1,50,00,000 बेनिफिशरीज़ को पैसा पहुँचाया। ये बहुत कामयाब और मुनासिब गवर्नमेंट का एफर्ट था। उस तरह सब्सिडीज़ वगैरह भी दी गई हैं। अब इस साल पे आ जाइए। इस साल में पोजीशन ये है कि चूंकि सूद का रेट बहुत बढ़ चुका था और उस वक्त गवर्नमेंट ने PIBs बहुत बेचे थे, तो एक लॉक इन इफेक्ट मौजूद है और तकरीबन 35% इजाफा हुआ है पहले 5 महीने में आपके इंटरेस्ट की पेमेंट्स में। सही। और दूसरे खर्चों में भी इजाफा होता रहा है 13%, और आपका खसारा जो है पहले 5 महीनों में वो पिछले साल के खसारे से 40% बढ़ चुका है। सही। 40 से भी ज़्यादा, 45%। इसके नतीजे में ये ख़तरा मौजूद है कि आने वाले दिनों में ख़तरा बहुत है कि आपका डेफिसिट टारगेट से बहुत आगे बढ़ जाएगा। आपको उसके नतीजे में देखेंगे आपके पैसों की सप्लाई में इजाफा होगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा और इसका भी एक असर अफरात-ए-ज़र पर बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर मौशूद डॉक्टर हफीज़ पाशा मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह में तब्दील हो गया। आज मोदी सरकार के मतनाज़ ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज भारतीय किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तमाम रुकावटें तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए और दिल्ली के लाल किला पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। मीडिया के मुताबिक भारतीय किसानों ने तमाम रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो भारतीय फोर्सेस ने उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दर्जनों किसान ज़ख्मी भी हो गए। हकीकत यह है कि भारतीय किसान नवंबर से एहतजाज कर रहे हैं। भारतीय किसानों का ये मुतालबा है कि मतनाज़े ज़रूरी क़वानीन को वापस लिया जाए। कहा यह जा रहा है कि अक़लियतें हों या मकबूजा वादी हो, किसानों का एहतजाज हो या तलबा का एहतजाज, सच तो ये है कि भारत में मोदी सरकार से आज़ादी के नारे अब गूंज रहे हैं। आज के हिटलर नरेंद्र मोदी ने भारत में मजहबी अक़लियतों के लिए ज़मीन को तंग कर दिया है। मोदी के आमराना और यकतरफा फैसलों की वजह से भारत में जमहूरियत दम तोड़ रही है। आज मोदी सरकार की आइन की पामाली की वजह से भारतीय शहरियों की अक्सरियत तशवीश में मुब्तला है। भारत के अंदर और बाहर सिख कम्युनिटी अपने साथ मोदी सरकार के बढ़ते हुए तासुब और नाइंसाफ़ी पर आग बगोला है। यही वजह है कि भारतीय किसानों की एहतजाजी तहरीक में सिख रहनुमाओं के मुताबिक 120 के करीब जो किसान हैं ये जान की बाजी हार गए हैं। एक तरफ भारत में यौम जमहूरिया के मौके पर सिख बिरादरी एहतजाज कर रही है तो दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम ने इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल की बात करें तो मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को एक बड़ी जेल में तब्दील करके रखा हुआ है। पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद हिटलर मोदी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में अभी तक पूरी तरीके से नाकाम है और नाकाम ही रहेगा। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गनों का इस्तेमाल और इंसानी हुकूक की पामाली का सिलसिला भी रुकता नज़र नहीं आ रहा है और कश्मीरियों के साथ गैर इंसानी सलूक पर भारत को दुनिया भर की मज़म्मत का सामना। यही वजह है कि आलमी बिरादरी का कोई भी रहनुमा भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत के लिए तैयार नहीं हुआ। मुआशी सूरत हाल की बात करें तो मोदी सरकार की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों ने भारत की मईशत को भी तबाह कर दिया। भारतीय फ़ौज भी नरेंद्र मोदी की मुसलमान दुश्मनी की वजह से आज मतनाज़े हो चुकी है और भारतीय फ़ौजियों में मायूसी और ख़ुदकुशी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
भारत अगरचे पाकिस्तान और चीन के हाथों कई मरतबा ज़िल्लत का सामना कर चुका है, मगर इसके बावजूद मोदी सरकार के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौसी पसंदाना अज़ाइम और मंसूबे रुकने का नाम नहीं ले रहे। भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगंडे को EU डिसइंफो लैब और अर्नब गोस्वामी के चैट स्कैंडल ने बुरे तरीके से बेनकाब किया है। इसके अलावा भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रियासती दहशतगर्दी के सबूत पाकिस्तान एक डोजियर की शक्ल में अक़वाम मुत्तहिदा को भी दे चुका है, मगर आलमी बिरादरी की भारत के ख़िलाफ़ खामोशी यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये है कि क्या भारतीय किसानों की तहरीक खालिस्तान की तहरीक में तब्दील हो चुकी है। सवाल ये भी है कि पुरअमन रैली निकालने वाले भारतीय किसानों से आखिर मोदी सरकार को ख़तरा था क्या कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि क्या भारत की दोबारा तकसीम का वक्त आ चुका है। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, यौम जमहूरिया पर आज भारतीय किसानों का एहतजाज यकीनन आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली में किसान दाखिल हुए, फिर लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहराया गया। इस वाक़े के बाद आपको लग नहीं रहा कि भारत की सो कॉल्ड जमहूरियत दम तोड़ रही है अब? जी, पहले तो अब ये देखिए ना कि दिल्ली में लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा, और वो भी पहले बताकर कि जी हम लगाएंगे। हाँ। और फिर अगर लगाया जा सकता है, जबकि पूरी मशीनरी जो है हुकूमत की वो उसको नाकाम बनाने में लगी हुई थी, तो इससे आप सिचुएशन का अंदाज़ा लगा लें। मतलब इसमें और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये जो बातें मैंने कही हैं ये सही हमारे नाज़रीन भी समझ लें, हम लोग भी समझ लें। हैरत की बात यह है कि जब हम देखते हैं कि जो कुछ भी जितने भी उन्होंने इक़दाम किए हैं, सिटीज़न एक्ट से लेकर 35A और 270 और फिर जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, फिर जो दालित्स के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान की मेन लैंड में, तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इनका एजेंडा है क्या। फिर वही समझ आती है कि जो इनके एक वज़ीर ने कहा था कि हम हिंदुओं के अलावा बाकी सबको इस पूरे इलाके से नीस्तो नाबूद कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो वो अगर एजेंडा है तो मेरा ख्याल है इनका ख्याल खाम। और ये मैं चूंकि मेरे आबा अजदाद फिरोजपुर से यहाँ पर माइग्रेट करके आए थे और हम सिखों को जानते हैं, ये बड़े हमियत वाले लोग हैं। बहुत जब किसी चीज़ पे ये खड़े हो जाएं तो फिर ये बहुत जमकर उसका वो आगे चलते हैं। इनके बड़े गहरे जख्म लगे हुए हैं जब गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला हुआ था। हमें फिक्र ये है, देखिए एक सवाल पूछा जा सकता है, जी पाकिस्तान का तो हिंदुस्तान दुश्मन है, अगर वहाँ पे गड़बड़ हो रही है और टूट फूट का शिकार है तो हमें इतनी परेशानी क्यों है? हमें परेशानी है वो इसलिए कि एक बहुत बड़ा मुल्क जब इस किस्म के इंतशार में मुब्तला हो जाए तो जो इर्द गिर्द के नेबर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नलाइज कर सकता है ये इस सारे मामले को दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए। आपको पता है कबूतर भी पार जाए तो वो कहते हैं कि ISI ने भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो वो कहेंगे ही कि जी ये सारा काम जो है ISI करवा रही है, हालांकि हमें करवाने की क्या जरूरत है, आप खुद ही माशाल्लाह अपने लिए बहुत हैं। तो फिक्र इस बात की है नेबर्स को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि आप अपनी अंदरूनी यकजहती को बनाने के लिए या बरकरार रखने के लिए और बैरूनी जितने आपका चाइना के साथ जो हुआ है मसला, जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी आप कहीं हम पर ना चढ़ दौड़े, किसी नेबर पर ना चढ़ दौड़े। सबसे ज्यादा उनके लिए जो मौजूद टारगेट है वो पाकिस्तान है और वो आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर है। तो इसलिए हम ये जो तो इतना आप समझते हैं अब ये खालिस्तान तहरीक जो है इसमें मजीद जोर पकड़ेगी और ये वक्त है कि जो एक नारा है उनका खालिस्तान का वो पूरा हो सकता है? जी मेरा ख्याल है कि जिसको कहते हैं ना दे हैव क्रॉस द रूबिकॉन, एक खास थ्रेशोल्ड को वो क्रॉस कर गए हैं और अब उनका वापसी जो है इसकी ऊपर नीचे हो सकता है, देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, कभी कमजोर कभी तेज हो सकती है, लेकिन ये तहरीक अभी खत्म होने वाली नहीं है। ये जिस तादाद में ये लोग निकले हैं वो अभी बताती है कि ये तहरीक खत्म होने वाली नहीं है और ये कन्वर्ट हो रही है। ये जो फार्मर्स की तहरीक थी वो सिखों की तहरीक में कमजोर हो रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान साफ ज़ाहिर है कोई सपोर्ट तो नहीं कर सकता, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कम अज कम लेकिन आप जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, ये जो अर्नब गवामी स्कैंडल, चैट स्कैंडल सामने आया है कि किस तरह के से इनकी प्लानिंग के बाद जो पुलवामा जिस तरीके से प्लान किया गया और मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई,
उसके बाद आपको लगता है कि भारत के झूठे प्रोपेगेंडे पर दुनिया फिर से एतबार करेगी? देखिए जी, दुनिया तो एतबार अब नहीं करेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्सपोज हो गया ना। ये आपने सही कहा कि सिर्फ वो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की बात नहीं है, ये जो गोस्वामी वाला मामला है ये भी बड़ा सीरियस है। और उसके बाद फिर इनके लोगों ने जैसे इस्तीफे दिए मुख्तलिफ थिंक टैंक से, और जैसे पता चला है कि बलूचिस्तान हाउस के कैसे कनेक्टेड था और जो इनके परवरदा लोग थे वो कौन कौन थे। तो बात ये, दुनिया एतबार करे या ना करे, जो इन्होंने काम करना है वो तो पहले भी कर लिया, दुनिया देखती रही। और जो जुल्म सितम ये करते रहे मकबूजा कश्मीर में, और जो अंदर अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, तो दुनिया तो एहतजाज कर सकती है, इनको कोई एडवाइस कर सकती है, दुनिया इनका हाथ तो नहीं पकड़ सकती। इनका हाथ पकड़ेंगे वो जो कि अफेक्ट हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग इनका हाथ पकड़ेंगे, ये सिख इनका हाथ पकड़ेंगे। और पाकिस्तान के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उनके साथ वो सब कुछ करने का अहल भी है और हक भी रखता है। ये पाकिस्तान का सब्र है कि अभी तक जो है अब भारत अंदरूनी तौर पर टूट भी रहा है, कमज़ोर भी हो रहा है, उनके इंटरनल स्कैंडल्स और इंटरनल मामलात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो कश्मीरी अब जो एहतजाज भी कर रहे हैं, कश्मीरी जो एक तहरीक भी चला रहे हैं, जो उन पर जुल्म सितम भारत कर रहा है, कहीं ना कहीं भारत की तवज्जो अब अपने इंटरनल मामलात की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, खासकर ये इतनी बड़ी तहरीक शुरू हो गई है। जी देखिए, कश्मीर तो इनके हाथ से गया, जब तक तो ये फौज रखेंगे वहां पर, उस वक्त तक बस कश्मीर है इनके पास। और जो ही वो फौज कम करेंगे, क्योंकि सारी उम्र तो ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अब अगर इनको फौज रखनी पड़ गई यहाँ पर भी, पंजाब में भी, तो आप समझें कि ये पारा पारा होने के लिए बिल्कुल राइप केस है। और फिर ईस्टर्न रियासतें जो है, मणिपुर और नागालैंड और सारी, वो आपको पता है कितना आसाम, कितना पुराना उनका मामला चला आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि या तो मोदी हुकूमत चली जाए तो शायद कुछ देर के लिए ये चीजें रुक जाएं, क्योंकि ये तरीकें बड़ी पुरानी हैं, बड़ी गहरी हैं। हुकूमतें जो भी आएंगी, जब लोगों के दिलों में बाल पैदा हो जाए, एक दरार आ जाए, तो फिर मेरी बहन वो कभी पूरा नहीं होता, वो कभी फिर भरता नहीं है, वो मुंतमिल नहीं होता। तो ये तो आगे चलना ही है, जरा देर या जल्द या बदेर की बात है, भारत को टूटना ही है जो हमें नजर आ रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार जाट नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।